इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हमारे पास में अवेलेबल है वो। सो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते वक्त हम लोग उसमें क्या क्या देखेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, स्टॉक्स मतलब शेयर्स, सेकंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, देन बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, कुछ एनपीएस, यूलिप्स और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और वन मोर जो हमारे गोल्ड, सिल्वर या प्रीशियस मेटल्स होते हैं वो सब, राइट। ये हमारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हो सकते हैं, इवन कमोडिटीज मार्केट आल्सो, राइट। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले देखते हैं स्टॉक्स के बारे में। अब स्टॉक्स के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको कितने अलग अलग तरीके के शेयर्स पता है? चलो आंसर करो। शेयर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। वेरी गुड, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये तो दो मेन टाइप हो गए। इक्विटी शेयर्स के और प्रेफरेंस शेयर्स के उनके अलग अलग अपने खुद के कुछ टाइप्स होते हैं। किसी को पता है वो कौन कौन से होते हैं? सर रिडीमेबल, इररिडीमेबल। वेरी गुड, रिडीमेबल, इररिडीमेबल होते हैं। और सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। वेरी गुड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। अनदर वन? convertible preference shares and अनकन्वर्टेबल। वेरी गुड, वेरी गुड। और दो बाकी रह गए कोई तो भी। चलो गेस करो। हम लोगों ने ये 11th 12th में भी सीखा है और उसके बाद के लेवल्स पे भी सीखा है, तो जस्ट थोड़ा सा स्ट्रेस देना है आपके ब्रेन पे, तो आपको आंसर मिल जाएगा फटाक से। transferable, non transferable. डिबेंचर्स। राइट राइट, ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। ओके, डिबेंचर्स जो है वो एक्चुअली बॉन्ड्स में, मतलब जो हमारे बोरोड कैपिटल्स आते हैं उसमें आते हैं। स्टॉक्स मतलब हमारे जो ओनर्स के फंड्स होते हैं, ओनर्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, दैट इज शेयर्स। शेयर्स जब कुछ कंबाइन किए जाते हैं और उनका एक लॉट साइज बनाया जाता है उसे हम लोग स्टॉक्स कहते हैं। से फॉर एग्जांपल combination of the different shares, say 10 रुपीज ईच फेस वैल्यू का शेयर है, ये एक पर्टिकुलर शेयर है। ऐसे 100 शेयर्स का एक कॉमन स्टॉक बनाया जाता है, उसे स्टॉक सर्टिफिकेट कहते हैं कि 100 शेयर्स का बल्क एक स्टॉक वहां पे है हमारे पास में, राइट। तो स्टॉक्स और शेयर्स ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, राइट। ओनरशिप राइट्स सिमिलर रहते हैं। तो स्टॉक्स में हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आने वाले जो दिए गए इंफॉर्मेशंस में सॉरी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट्स और स्टॉक्स प्रोवाइड अवेन्यू फॉर वेल्थ क्रिएशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म पीरियड में भी होता है, लेकिन उसे स्पेक्यूलेशन कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग स्पेक्यूलेशन कहते हैं या गैम्बलिंग कहते हैं। It takes a great deal of research and prudence to identify the right stock to invest in. You also need to time your entry and exit prudence, right? And it involves the continuous monitoring of investment. Capital appreciation happens over a long period of time and it's dependent upon the market volatility. The good news is that in the long run, some of the stocks has been shown to deliver a greater inflation adjusted returns when compared with the many other classes of assets. जैसे कि हम लोगों ने पिछली कुछ बार में कंपैरिजन किया था लास्ट एक लेक्चर में गोल्ड, रियल एस्टेट एंड शेयर्स के लिए, तो हमें शेयर्स में ज़्यादातर रिटर्न्स देखने को मिले थे, लेकिन रिलेटेड टू द certain specific companies shares only, right? सभी कंपनीज की शेयर्स इसी तरह आउट परफॉर्म करेंगे क्या?
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट में आने वाली प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ये दो अलग अलग मार्केट्स होते हैं, राइट। प्राइमरी मार्केट मतलब क्या, जहां पर कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम जब अपने शेयर्स मार्केट में पब्लिक इशू के थ्रू लेकर आती है, पब्लिक उसे सब्सक्राइब करते हैं, परचेज करते हैं और ओनर्स बनते हैं। जबकि सेकेंडरी मार्केट में यही सभी प्राइमरी मार्केट में इशू की हुई सिक्योरिटीज सेकेंडरी मार्केट, दैट इज स्टॉक मार्केट में, वहां पे ट्रेड की जाती है, राइट। फॉर्म्स ऑफ शेयर्स जो आप लोगों ने बताए, वही सभी फॉर्म्स अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो यहां आप लोगों को दिखाई देगा कि नॉर्मल जो टाइप्स होती है, कैटेगरीज होती है, उन कैटेगरीज के बारे में अगर हम लोग सोचें तो यहां पर आप लोग नीचे देख सकते हो, ऑर्डिनरी शेयर्स, डेफर्ड ऑर्डिनरी शेयर्स, नॉन वोटिंग ऑर्डिनरी शेयर्स, रिडीमेबल शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये अलग अलग टाइप्स हैं, राइट। ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब हमारे इक्विटी शेयर्स हम लोग उसे कहते हैं। डेफर्ड इक्विटी शेयर दूसरा एक टाइप होता है। तीसरा नॉन वोटिंग ऑर्डिनरी शेयर, जो पार्टिसिपेटिंग नहीं होते हैं ऐसे। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, जो इक्विटी और प्रेफरेंस इन दोनों का डिफरेंस होता है। प्रेफरेंस शेयर्स के जो 8 टाइप्स आप लोगों ने बताए, वो सभी रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, ये सारे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स होते हैं अलग अलग। इन सभी शेयर्स के लिए जो हम लोग ओवरऑल क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन कुछ इन तरह होता है, जैसे कि ब्लू चिप शेयर्स, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी 2-3 मिनट्स। Here on the forms of shares, इनमें पेनी शेयर्स, इनकम शेयर्स, ग्रोथ शेयर्स और साथ ही साथ में ब्लू चिप शेयर्स, इन तरह के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ये फॉर्म्स मतलब क्या, कुछ टाइप्स, जैसे कि कंपनी, इंडिविजुअल कंपनीज जो होती हैं, उन कंपनीज की अलग अलग वैल्यूएशंस के बेसिस पे, उनके प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे और उनकी प्राइस के बेसिस पे इन तरह के सभी शेयर्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है ओवर द काउंटर। व्हाट इज ब्लू चिप शेयर्स? These are the stocks of well-established companies that have stable earnings and no extensive liabilities, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है और जिनके पास ज़्यादातर liabilities नहीं है, ऐसे सभी शेयर्स यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से होंगे? तो जो ब्लू चिप शेयर्स होता है वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड सिक्योरिटीज होती है, राइट। इनके साथ साथ उनके कलर जो होते हैं या स्क्रिप्ट के कलर जो होते हैं वो भी ब्लू कलर में ही आते हैं, वही दिखाते हैं, उसी तरह से ही हम लोगों को वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी भी होती है। इन्वेस्टर इन तरह के ब्लू चिप शेयर्स में जब इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर उनके दिमाग में यही होता है कि ये वेल एस्टैब्लिश कंपनी होने की वजह से इनमें रिस्क कम होगा, रिटर्न भले ही मॉडरेट होंगे या अच्छे खासे हो सकते हैं लेकिन रिस्क कम होगा, इसीलिए इन्हें ब्लू चिप शेयर्स कहते हैं। व्हाट इज पेनी शेयर्स? पेनी मतलब लो प्राइस शेयर्स, जैसे कि कोई कंपनी अच्छी होगी लेकिन उनकी जो प्राइसेस है, शेयर प्राइसेस, वो कम होगी, से फॉर एग्जांपल 1 रुपीज़ पर शेयर, 2 रुपीज़ पर शेयर, 3 रुपीज़ पर शेयर, एटसेट्रा ओनली, राइट। तो इन सभी शेयर्स के बारे में जब कंसीडर किया जाता है तो उसे हम लोग पेनी शेयर कहते हैं। ये ओवर द काउंटर ट्रेड किए जाते हैं ज़्यादातर, राइट। ये हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिन इन्वेस्टर के पास होगी वही इसे ले सकते हैं। ऐसा क्यों, हाई रिस्क क्यों? क्योंकि इनकी जो वैल्यूएशन है वो शेयर्स की वैल्यूएशन
लगभग नियर टू फेस वैल्यू ही वहाँ पर है। अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मे बी वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे लॉसेस अगर बेयर करने पड़े तो ओवरऑल जो रिस्क होगी वो रिस्क उन पर्टिकुलर शेयर्स में ज़्यादा ही होगी, राइट। नेक्स्ट आते हैं विच इज रिलेटेड टू द इनकम शेयर्स ऑफर अ हायर dividend in relation to their market price. They are especially attractive to the investors who are looking for a current income that will gradually grow over the years as a way of offset inflation. इनकम शेयर्स मतलब क्या? जिस तरह के ब्लू चिप शेयर्स हमें पता है, उन ब्लू चिप शेयर्स की तरह ही लगभग बाकी सारे ऐसे कुछ कंपनी के शेयर्स होते हैं कि जिनमें जो डिविडेंड्स या फिर ग्रोथ या फिर बोनस शेयर्स के थ्रू अच्छी खासी रिटर्न्स हम लोग कमा सकते हैं। तो ऐसे सभी कमाए हुए रिटर्न्स जितने भी हमारे होते हैं, उन सभी रिटर्न्स की वजह से हमारी जो ओवरऑल इन्फ्लेशन की हमारी जो प्रेडिक्शन होती है वो प्रेडिक्शन हम लोग यहाँ पर मेट कर सकते हैं या फिर हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर हम लोग मेट कर सकते हैं, राइट। तो इन सभी इसी तरह की इन्फ्लेशन की लेवल की सारी शेयर्स को या फिर इनकी तरह इनकम जनरेट करके देने वाले सभी शेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनकम शेयर्स। व्हाट इज ग्रोथ शेयर्स? ग्रोथ शेयर्स एक बार पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? Growth shares are securities which appreciate in a value and yield high return. Their profits are typically reinvested to expand the business. Investors gain because the stock prices increases as the business grows, thus the increasing the value of the investment. ऑब्वियसली ग्रोथ शेयर का मतलब ही ऐसा होता है कि जिस तरह के कुछ कंपनी के शेयर्स होते हैं तो उनकी कंपनी की शेयर्स की प्राइस या फिर जो कोई भी प्रॉफिट्स होता है वो री इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ या प्रोस्पेक्टस के लिए। तो ऐसी सभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जहाँ जहाँ हमें दिखाई देती है या देखने को मिलती हैं उन सभी को हम लोग ग्रोथ शेयर कहते हैं। जबकि वैल्यू शेयर्स जो हम लोगों के बाकी सारे शेयर्स होते हैं उन्हें हम लोग वैल्यू शेयर्स कहते हैं। Value shares are securities which investors consider to be undervalued. They feel that the stock is being traded below the market value and they believe in the long term growth. जो long term growth होती है उसमें believe करते हैं, ठीक है। Next thing is what? There are also other forms of share depending upon the companies which want to have a different share classes to attract the investment. To push the dividend income in certain direction to remove the voting powers of certain investors. तो इस तरह की भी कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं कि जो सिर्फ हमारी वैल्यूएशन के बेसिस पे कंपनी की जो ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन होती है मार्केट प्राइस के लिए, तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर इस तरह के शेयर्स या इन्वेस्टर्स करते हैं, शेयर्स में करते हैं। तो इसीलिए हम लोग उन्हें वैल्यू शेयर्स कहते हैं। इनके लिए जो टिप्स, इन्वेस्टमेंट के लिए जो टिप्स यहाँ पर एक अलग पॉइंट में दी हुई है, ये हम लोग लेक्चर में नहीं डिस्कस करने वाले। ये जब मैं फाइल आपको शेयर करूँगा तब आपको इसे पढ़ने हैं कि किस तरह से कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट हम लोग अगर करते हैं या उसके बारे में रिसर्च करते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को वहाँ पे कंसिडर करने हैं हमेशा, राइट। नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू द स्टॉक्स हो गए कंप्लीटली। Then next is certificate of deposits. What is certificate of deposit? Certificate of deposit is a money market instrument which is generally certificate deposit. It is a money market instrument which is issued against the funds deposited by the investor. It is invested with the bank
in a dematerialized form for a certain period of time. Certificate of deposit is issued by the Federal Deposit Insurance Corporation and regulated by the Reserve Bank of India, RBI जिसे हम लोग कहते हैं. तो इन तरह के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का रिटर्न जो होता है वो ज़्यादातर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे या फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे हम लोग कंसीडर करते हैं. तो ज़्यादातर ऐसी सभी जो वैल्यूज़ होती है उन वैल्यूज़ को जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज़ के अंडर क्लासीफाई हम लोग करते हैं. जबकि थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा बॉन्ड्स का. और बॉन्ड्स के लिए आप लोगों ने जो टाइप्स बताए थे, कोई एक बता रहे थे आप में से, तो उन टाइप्स को हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे. राइट. तो ऐसे कौन कौन से टाइप हो सकते हैं या किस तरह के टाइप्स होते हैं ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे. बॉन्ड क्या होता है ये हम लोगों को पता है, फिर भी एक बार हम लोग शॉर्ट में इसे पढ़ते हैं. बॉन्ड इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डेब्ट इन्वेस्टमेंट debt instruments available in India. Investors lend money to the issuer company in exchange of the bonds, and in return of the bond, the issuer is obligated to pay the interest on the principal amount. इसीलिए हम लोग उसे debt instrument कहते हैं. The issuer is required to pay the money to the borrower along with the fixed rate of interest on amount borrowed. ये इंटरेस्ट रेट जब बॉन्ड इशू किए जाते हैं तब वहां पर फिक्स किए जाते हैं. बॉन्ड्स को जनरली कुछ डिबेंचर्स भी कहा जाता है. राइट. तो ये डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये जो कुछ भी सब कुछ है, ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? तो जो आप लोगों ने सबने बताए वही सारे टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं. जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर ढेर सारे टाइप्स यहाँ पर दिए और उन सभी का एक्सप्लेनेशन भी दिया है. कुछ क्लासिफिकेशन अगर हम लोग बॉन्ड्स के लिए देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा टाइप ऑफ डिबेंचर अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी फैक्टर. व्हाट इज सिक्योरिटी फैक्टर? द बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, these are the credits which we as a public given to the issuing company. So हमें इस तरह की कोई कंपनी, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बॉन्ड्स हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अच्छी खासी कंपनी है और जो हम लोगों ने उन्हें कैपिटल प्रोवाइड किया है थ्रू बॉन्ड्स और थ्रू डिबेंचर्स, वो हमारा सिक्योर्ड होगा, ऐसा हम लोग अज्यूम करके चलेंगे बिकॉज इट इज अ ब्लू चिप कंपनी जिनमें रिस्क फैक्टर कम है. लेकिन अगर कोई रिस्की कंपनी होगी कि जिसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिस्कियर साबित हो सकता है, तो ऐसी कंपनीज के लिए एज एन इन्वेस्टर वी रिक्वायर्ड सम सिक्योरिटीज फ्रॉम दैट इशूइंग कंपनी. दैट्स व्हाई ओवरऑल सिक्योरिटी फैक्टर कंसिडर करके सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स यहाँ पर क्लासीफाई किए जाते हैं. सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है? जिन डिबेंचर्स को इशू करते वक्त कंपनी की कोई असेट या फिर कोई डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स वहां पे फ्लोटिंग चार्ज के बेसिस पे सिक्योर्डली दी जाती है फॉर अ सिक्योर्ड. फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपीस के लिए डिवेंचर्स इशू किए तो कंपनी उनकी कोई 10,000 करोड़ की असेट्स वहां पर उस पर्टिकुलर डिवेंचर्स के अंदर सिक्योर्ड रखेगी, क्योंकि अगर इन केस कंपनी वाइंड अप होगी तो वही पर्टिकुलर असेट बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो डिबेंचर होल्डर्स को उनके पैसे रिटर्न करने के लिए काम में आएंगे. जबकि अगर ऐसी कोई भी सिक्योरिटी नहीं होगी, ऐसा कोई भी फ्लोटिंग चार्ज नहीं होगा, तो वहां पर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हम उन्हें कहते हैं. सेकेंड टाइप है विच इज बेस्ड ऑन द टेन्योर और अ फैक्टर, दैट इज रिडीमेबल और इररिडीमेबल. व्हाट इज रिडीमेबल? व्हाट इज रिडम्पशन? रिडम्पशन मतलब सर्टेन लिमिट के बाद, सर्टेन पीरियड के बाद उन पर्टिकुलर डिबेंचर्स को या उन पर्टिकुलर बॉन्ड्स को हम लोग रिडीम कर देते हैं. रिडीम करना मतलब रिटर्न कर देना. सपोज फॉर एग्जांपल 20 इयर्स का रिडम्पशन टाइम होगा, तो जब हम लोग बॉन्ड परचेस करेंगे तो कंपनी को कुछ कैपिटल देते हैं और 20 साल कंप्लीट होने के बाद कंपनी हमसे वही बॉन्ड्स वापस लेकर हमारा कैपिटल विथ गिवन डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट हम लोगों को रिटर्न करके देती है. राइट. तो यही हमारे रिडीमेबल होते हैं.
जब irredeemable मतलब क्या, it is also known as the perpetual debentures. In this type of debenture, company does not give any undertaking for the repayment of the money borrowed by such debentures. These debentures are repayable at the time of the winding up of the company. मतलब अगर आपको प्राइमरी मार्केट में डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू किए हैं कंपनी ने, तो वो सेकेंडरी मार्केट में वहां पर ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन उनका कंप्लीट रिडम्पशन कब होगा, जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी. राइट. सी थर्ड पॉइंट है विच इज रिलेटेड टू द conversion of the debentures on the basis of convertibility. Convertible and non-convertible. कन्वर्टिबल मतलब किसी ना किसी अदर फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज में हम लोग उसे कन्वर्ट कर सकें, ऐसे हमारे बॉन्ड्स, ऐसे हमारे डिबेंचर्स. राइट. तो डिबेंचर्स कौन कौन सी फॉर्म्स में या कौन कौन से अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और एनी अदर सिक्योरिटीज, अगर दूसरी कोई सिक्योरिटी हो तो उसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं. से फॉर एग्जांपल 10% डिबेंचर्स, मतलब जिनके ऊपर 10% का इंटरेस्ट दिया जाने वाला है, ऐसा एक क्लास 10% of debentures are redeemed or converted into the fully paid equity shares. तो उनका सिर्फ कन्वर्जन होता है, क्लास ऑफ सिक्योरिटीज चेंज किया जाता है, ओनर्स विल बी द सेम बट द राइट्स आर डिफरेंट, बिकॉज डिबेंचर्स में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बट इक्विटी शेयर्स के लिए, कॉमन शेयर्स के लिए, ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए इस तरह के फिक्स रेट ऑफ रिटर्न्स डिसाइडेड नहीं होते हैं. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर सिंपल. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो जो कन्वर्ट नहीं हो सकते वो हमारे सभी के लिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं. Point D, that is the category for the coupon rate. That is, what is coupon rate? Coupon rate मतलब जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है उससे हम लोग कूपन रेट कहते हैं. और ये कूपन रेट किस तरह से होगा, तो नॉर्मली जो डिस्काउंटेड रेट डिबेंचर्स होते हैं और स्पेसिफिक रेट डिबेंचर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई डिबेंचर्स 100 रुपीज फेस वैल्यू है, तो 100 रुपीज की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स 92 रुपीज में इशू किए गए, तो वॉट एवर विल बी द रेट डिफाइंड ओवर देयर, इट इज अ स्पेसिफिक रेट बट इशूड एट अ डिस्काउंट. 92 रुपीज हम लोग डिबेंचर परचेस करते वक्त पे करेंगे, और जब रिडम्पशन का टाइम आएगा या फिर टेन्योर कंप्लीट होगा तो हमें 100 रुपीज रिटर्न मिलेंगे. नियर अबाउट 9 to 10% का हमें रिटर्न, दैट इज इंटरेस्ट रेट, हमें वहां पे मिलता है. जबकि डिस्काउंटेड रेट मतलब क्या होता है कि वहां पे कोई भी तरीके का स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी नहीं किया जाता है. इसका दूसरा नाम जीरो रेट कूपन बॉन्ड्स या जीरो कूपन बॉन्ड्स भी हम लोग इसे जानते हैं. व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड्स, कि जिनके लिए इंटरेस्ट रेट जीरो है. इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो नॉमिनल वैल्यू है और इशू प्राइस है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारे लिए ओवरऑल इंटरेस्ट कहा जाता है. राइट. लास्ट पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ डिबेंचर्स अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन फैक्टर. व्हाट इज रजिस्ट्रेशन, कुछ रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं और कुछ अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं. अब इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स whose detailed information regarding the holder is kept or maintained by the company. Details such like address, number of issues, etc. A separate register is maintained by the executive. जो कंपनी का अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव होगा उससे वो मेंटेन किया जाता है. रजिस्टर्ड डिबेंचर के क्या फायदे होंगे कि जब कभी भी कंपनी वहाँ पे रिडम्पशन करेगी तो रिडम्पशन करते वक्त इस तरह के डिबेंचर्स को हम लोग जब रिडीम करते वक्त उनकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू उसी पर्टिकुलर इंसान को, उसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को, डिबेंचर होल्डर को रिटर्न करेंगे. अदरवाइज व्हाट इज अनरजिस्टर्ड और बियरर डिबेंचर्स. बियरर चेक की तरह हम लोग
बियरर डिबेंचर्स जो इजीली ट्रांसफरेबल हो गए एक से दूसरे की ओर, और कहीं पर भी किसी का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। जो इंटरेस्ट पेड होगा वो इंटरेस्ट सिर्फ जिसके पास में डिबेंचर का सर्टिफिकेट होगा उसे ही पे किया जाएगा, राइट। तो ये जो होते हैं डिबेंचर हमें बियरर डिबेंचर्स के नाम से हमें जानते हैं। ये सभी बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो कोई भी है, इनके अलावा हम लोग अदर इन्वेस्टमेंट अवेन्यू, अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो नेक्स्ट है रियल इस्टेट। और रियल इस्टेट में आने वाली दो टाइप्स आप लोगों को सबको पता है कि हम लोग कौन कौन सी टाइप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले, investing in a real estate involves the purchasing of the residential or the commercial properties to allow your capital to appreciate or to generate a regular rental income. This way, you get to enjoy a steady stream of income in the form of rent. Another strategy is to purchase the real estate units, hold them, and then sell them at a later point in time of the higher price. खरीद लो, प्राइस बढ़ने के बाद बेच दो, thus earning a significant return on your investment on an initial basis. तो इस तरह की कुछ इन्वेस्टमेंट अगर हम लोगों को करनी होगी या रिटर्न्स मिलाने होंगे तो दो टाइप की रियल इस्टेट्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो ऊपर भी दिया है। क्या आप लोग बता सकते हो ऐसी कौन सी दो टाइप्स होगी रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट के लिए? रेसिडेंशियल और कमर्शियल। वेरी गुड, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज, राइट। कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब जो हम लोग नॉर्मली लेट आउट करके उस पे से रेंट कमा सकते हैं, जो कमर्शियल शॉप्स होते हैं या फिर बड़ी बड़ी दुकानें होते हैं या फिर कहीं इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल स्पेस होगा जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के लिए यूज करने के लिए दे सकते हैं। सिमिलरली रेसिडुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो रेसिडेंशियल हाउस अपार्टमेंट्स होता है उनमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और टेनेंट्स को हम लोग उसे रेंट आउट दे सकते हैं, जिससे हम लोगों को अच्छा खासा रेंटल इनकम मिल सकता है, राइट। तो ये हमारा एक ऑप्शन होता है रियल इस्टेट के बेसिस पे। देन फिक्स डिपॉजिट, ये आप लोगों को सबको पता ही है कि व्हाट इज फिक्स डिपॉजिट, कि जहाँ पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और साथ ही साथ में हम लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स सिर्फ बैंक प्रोवाइड करती है क्या? नहीं, कहीं पर म्यूचुअल फंड कंपनीज भी हैं जो इस तरह की फिक्स डिपॉजिट्स हमें प्रोवाइड करती है। म्यूचुअल फंड्स में आने वाले स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, इस तरह की अलग अलग प्राइसेस जो होती है वो भी हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, जो फिक्स लॉक इन पीरियड में हम लोग वहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 6.5 विच इज रिलेटेड टू द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स जो होती है वो जनरली इन्वेस्ट in a market linked instrument such as stock, bonds, or mix or both equity and debt instrument. You can choose between equity funds, debt funds, balance funds, then depending on your financial goals and requirement, और साथ ही साथ में risk and return factors. Furthermore, you can also invest small amounts periodically in mutual funds using a systematic investment plan. ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो वीडियो मैंने आपको शेयर की थी वन इडियट नाम करके IDFC बैंक की, तो उसमें यही SIP एक्सप्लेन की हुई है, राइट। ऐसी कौन कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम होगी या होती है हम लोग देखते हैं। तो लगभग इतनी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है जो हम लोगों को स्टडी करनी है और जो हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी पीरियड, जो मैच्योरिटी पीरियड होता है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते वक्त हम लोग इस तरह की कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला ओपन एंडेड फंड्स। व्हाट इज ओपन एंडेड फंड? एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड इज ऑन दैट अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन and repurchase on the continuous basis. These funds do not have a fixed maturity period. Investors can conventionally buy and sell units at NAV related prices. What is NAV? That is the net asset value of that particular mutual fund schemes. The key feature of that particular open ended scheme is liquidity. हम लोग जब चाहे तब
उसे पर्टिकुलर लेवल पे एनएवी बढ़ने के बाद बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, नो लॉक इन पीरियड। साथ ही साथ में रीपर्चेज भी हम लोग बार बार कर सकते हैं। व्हाट इज क्लोज एंडेड फंड? A close-ended mutual fund has a stipulated maturity period, for example 5 to 7 years. कि 5 या 7 सालों के बाद या 3 सालों के बाद कंटिन्यूसली वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की जो स्कीम होगी उसमें आपके जितने भी फंड्स इन्वेस्टेड होंगे उनकी मैच्योरिटी पीरियड आ ही जाएगी। उस दिन के लिए आपका जितना एनएवी होगा उस एनएवी की वैल्यू के हिसाब से आपको पेमेंट्स रिटर्न मिलेंगे या ओवरऑल रिटर्न्स जो होंगे वो आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। ऐसे नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन द स्कीम एट द टाइम ऑफ द इनिशियल पब्लिक इशू एंड देयर आफ्टर दे कैन बाय और सेल यूनिट्स ऑफ देयर स्कीम्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द यूनिट्स आर लिस्टेड। मतलब इस तरह के म्यूचुअल फंड जब न्यूली इनिशिएट होते हैं या यूज होते हैं तो उस तरह के सेबी रेगुलेशंस के साथ में सभी जो एंट्री और एग्जिट रूट्स होते हैं वो सभी के बेसिस पे हम लोग इस तरह की एनआईवी की प्रेडिक्शन या उस पर्टिकुलर स्कीम की प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे हम लोग ओवरऑल क्लोज एंडेड स्कीम्स या क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। इनमें जो एनएवी होती है, नेट असेट वैल्यू जो होती है, वो डेली बेसिस के बजाय वो वीकली बेसिस पे अपडेट होती रहती है, ताकि अगर किसी को लगा कि हम लोग पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स किसी पर्टिकुलर डे पे बेचने होंगे तो उसे उस पर्टिकुलर वीक का जो नेट असेट वैल्यू का रेट होगा उसी रेट से बेचने पड़ेंगे। नेक्स्ट थिंग इज म्यूचुअल फंड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में अलग अलग पॉइंट्स हैं, जबकि 3 उनमें से पहला ग्रोथ और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स। व्हाट इज ग्रोथ स्कीम? जैसे कि हम लोगों ने ऊपर शेयर्स या स्टॉक्स पढ़ते वक्त देखा कि ग्रोथ मतलब क्या होती है, ग्रोथ शेयर्स मतलब क्या होता है। दैट इज रिलेटेड टू द सेम इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। जिसमें कैपिटल अप्रिसिएशन होता है वो होता है हमारा ग्रोथ फंड। सच फंड्स हैव अ हाई रिस्क, ज़्यादातर इनमें हाई रिस्क होती है लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिलते हैं, बिकॉज दिस स्कीम्स प्रोवाइड द डिफरेंट ऑप्शन टू द इन्वेस्टर्स लाइक डिविडेंड ऑप्शन, कैपिटल अप्रिसिएशन एट्सेट्रा। व्हाट इज डिविडेंड ऑप्शन? कि जो कुछ भी रिटर्न्स मिलेंगे या जो कुछ भी डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे वही हमारे रिटर्न्स होंगे, या कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब जितना भी हम लोगों को एनएवी में अप्रिसिएशन मिलेगा वो उसी पर्टिकुलर स्कीम में री इन्वेस्ट किया जाएगा या बोनस दिया जाएगा। एंड इन्वेस्टर में चूज एन ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस किसके बेसिस पे होंगे? तो जो ओवरऑल इन्वेस्टर की नीड होगी उस नीड के बेसिस पे इन्वेस्टर के प्रेफरेंसेस होंगे। इन्वेस्टर्स मस्ट इंडिकेट द ऑप्शंस इन द एप्लीकेशन फॉर्म। The mutual funds also allow the investors to change the option at a later date. Growth schemes are good for the investor having a long-term outlook seeking the appreciation over that period of time. ज़्यादातर ग्रोथ फंड जो होता है ये शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा आउट परफॉर्म दिखाता है। लगभग 3 से 5 सालों तक ग्रोथ फंड्स अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स कंपनी के अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट ग्रोथ फंड्स होते हैं, जैसे कि बैंकिंग ग्रोथ फंड, देन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ फंड, रियल एस्टेट ग्रोथ फंड, इस तरह के अलग अलग फंड्स होते हैं। तो वहाँ पर हम लोग इन तरह की स्कीम्स में देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है विच इज अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, दैट इज इनकम और डेट ओरिएंटेड स्कीम्स। इनकम फंड्स का जो मेन एम होता है वो रेगुलर एंड स्टेडी इनकम इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना यही होता है। ऐसी सभी इन्वेस्टमेंट्स में जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती हैं वो बॉन्ड्स, कॉरपोरेट डिबेंचर्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अगर होते हैं तो वो सभी यहाँ पर क्लासीफाई होते हैं। ये सभी जो फंड्स होते हैं वो लेस रिस्की और साथ ही साथ में इक्विटी स्कीम्स जो होती हैं उनके कंपैरिजन में लेस रिस्की होते हैं। ये सभी फंड्स जो होते हैं वो फ्लक्चुएशंस जो होते हैं इनमें वो ज़्यादातर नहीं दिखाई देते। हाउएवर अपॉर्चुनिटीज जो कैपिटल अप्रिसिएशन में होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, जहाँ पे एनएवी जो फंड्स का होता है दैट इज नेट असेट वैल्यू जो होती है वो नॉर्मली
मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं उनके चेंजेस पे डिपेंड होती है और उनके चेंजेस के बेसिस पे अफेक्ट करती है। अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होते गया तो एनएवी उन सभी फंड्स की बढ़ते चली जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जब इंटरेस्ट रेट जो रिटर्न रेट होगा वो कम होगा तो परचेस रेट जो होगा वो परचेस रेट कम होने की वजह से सेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इसीलिए इंक्रीज इन द एनएवी देखने को मिलती है। थर्ड जो पॉइंट है सब पॉइंट अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में वो है बैलेंस फंड। व्हाट इज बैलेंस फंड? बैलेंस फंड जो होते हैं वो हमारे ग्रोथ और रेगुलर इनकम ऐसे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पर पार्शियल हम लोगों को ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है और पार्शियल रेगुलर इनकम। तो कुछ जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली जो रिटर्न्स होती है वो ग्रोथ जो होती है वो री इन्वेस्ट की जाती है उन्हीं पर्टिकुलर ऑप्शंस पे। जबकि आगे का जो पॉइंट होता है इट इज रिलेटेड टू द एवरीवन, आवाज आ रही है? एवरीवन, नेटवर्क चला गया था बीच में तो शायद मीटिंग ड्रॉप हुई थी। क्या आवाज? अभी आ रही है आवाज? ओके, गुड। कहाँ यस सर। कहाँ तक पढ़ा था हम लोग? स्क्रीन शेयर दिख रहा है क्या? पहले कंफर्म करो। नो सर। यस सर, स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है आप। ओके, अब दिख रहा है, राइट। जस्ट मुझे रिमाइंड करो कि आप लोग सुनते वक्त जहाँ से आवाज़ मिस ड्रॉप आउट हुई थी तो इनकम डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम जो थी वो हो गया था और बैलेंस फंड स्टार्ट था, या बैलेंस फंड भी हो गया है? क्योंकि जब मेरा बैलेंस फंड खत्म हुआ एक्सप्लेन करके तब मुझे समझा कि कॉल ड्रॉप हुई है। Should I explain balance fund once again? सर सर बैलेंस फंड आधा हुआ था। फिर से बोलो, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। सर बैलेंस फंड आई थिंक आधा हुआ था और आधा बाकी था। आधा हुआ, आधा लास्ट बाकी। के 30 सेकंड। ओके ओके ओके। सो बैलेंस फंड बेसिकली क्या होता है कि जो ग्रोथ ऑप्शन और हमारे रेगुलर इनकम ऑप्शन इन दोनों को कंबाइन करके बनाया हुआ होता है, राइट। जो हमारी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज और कुछ इक्विटीज में ऐसे दोनों में हमारे पर्टिकुलर इन्वेस्टेड फंड्स जो होंगे वो डाइवर्सिफाई करके दिए जाते हैं, या फिर वहाँ पे डाइवर्सिफाई करके म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं। कुछ इक्विटीज में जहाँ पे हम लोगों को ग्रोथ मिले, ग्रोथ ऑप्शंस वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और कुछ हमारी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में जहाँ पे हम लोगों को रेगुलर इनकम्स वहाँ से मिले। हाउएवर जो एनएवी होती है ना, तो एनएवी इन सभी फंड्स की वोलेटाइल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनमें ज़्यादातर रेगुलर फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज जो होती हैं उनमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होती है, और अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी तो उनकी जो एनएवीज ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है, तो ओवरऑल असर बैलेंस फंड की एनएवीज में पड़ता है। इक्विटी फंड्स जो होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर ग्रोथ फंड्स या इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स देखें, तो उन सभी में क्या होता है कि ज़्यादातर इक्विटी मार्केट जो होता है, स्टॉक मार्केट जो होता है, उनकी वैल्यूएशंस पे, उनके फ्लक्चुएशंस पे इस पर्टिकुलर फंड की एनएवीज बेस्ड होती है। इसीलिए बैलेंस फंड में सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का थर्ड ऑप्शन या थर्ड क्राइटेरिया या कैटेगरी जो होती है वो रिलेटेड टू दी आर लिक्विडिटी, मनी मार्केट एंड लिक्विडिटी के बेसिस पे दिखाई देती है। तो ये मनी मार्केट और लिक्विडिटी, इनमें आने वाले कुछ इस
गिल्ड फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स। जो लिक्विडिटी है, जैसे कि अगर किसी को पैसे की ज़रूरत ज़्यादातर होगी तो वो इमीडिएटली पैसे मार्केट से विड्रॉ कर सके, इसके लिए उनके लिए इस तरह के लिक्विड म्यूचुअल फंड्स क्रिएट किए गए हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में आने वाले बाकी सारे जितने भी ऊपर हम लोगों ने टाइप्स देखे थे, उन्हीं सभी टाइप्स के अंडर भी लिक्विड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इस तरह की स्कीम्स जो होती हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सेफ, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, इंटरबैंक कॉल मनीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इन तरह की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती हैं। इन सभी स्कीम्स में जो हमारी लिक्विडिटी या मार्केट के बेसिस पे होंगी, इन सभी स्कीम्स के जो रिटर्न्स होते हैं वो ज़्यादातर फ्लक्चुएट नहीं होते हैं अदर फंड्स की तरह, बिकॉज ऑल दीज फंड्स आर जनरली लेस वोलाटाइल फंड्स. These funds are appropriate for a corporate or individual investor as a means to park their surplus funds for a short term period. जहाँ पर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यूज़ कर पैसे, हमारे पास में इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास में एक्सेस मनी है 2 लाख रुपए की, और वो 2 लाख रुपए हमें आज नहीं चाहिए लेकिन हम लोगों को 1 महीने बाद चाहिए, तो उस 1 महीने में सेफर इन्वेस्टमेंट करके और सेफर रिटर्न कंसिडर करके हम लोग इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. गिल्ड फंड क्या होता है? दिस फंड्स आर इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. गिल्ड फंड्स सभी की सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर डिफॉल्ट रिस्क लगभग 0 होती है. इस तरह की स्कीम्स को फ्लक्चुएट नॉर्मली, जिनकी इन्वेस्टमेंट की एनएवी जो होती है वो फ्लक्चुएट तो होती है, लेकिन किसकी वजह से? अगर सपोज किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होगी तो ही. साथ ही साथ अगर कोई इकोनॉमिक फैक्टर है और उन इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से कहीं पर इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें अलग अलग चेंजेस देखने को मिलता है. इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड रेप्लिकेट द पोर्टफोलियो ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स सच एज बीएससी या फिर सेंसिटिव इंडेक्स, देन ऐसे भी निफ्टी 50, इस तरह के इंडेक्स फंड्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं. सपोज अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, किसी ने अगर बैंकिंग कंपनीज की इंडेक्स, जिसे हम लोग निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी कहते हैं, उनके बेसिस पे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होगा, तो जिस तरह से बैंकिंग इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स अपर साइड मूव होते चली जाएगी, उसी तरह इन म्यूचुअल फंड्स की कीमत यानी कि एनएवी बढ़ती चली जाएगी एंड वाइस वर्सा. अगर हम लोग आज की तारीख में देखें तो लगभग निफ्टी के लिए या फिर इंडेक्स फंड जो बाकी सारे बैंकिंग इंडेक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड्स के लिए किसी ने म्यूचुअल फंड में 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो उनकी वैल्यू लगभग आज 3 या 4 टाइम्स वैल्यूएशन एनएवी में देखने को मिले हैं. राइट, तो इन सभी अलग अलग इंडेक्स फंड्स में हम लोग अच्छे खासे रिटर्न भी कमा सकते हैं, साथ ही साथ अच्छी खासी रिस्क भी यहाँ पर होती है. राइट, तो ये अलग अलग टाइप्स जो हमारे म्यूचुअल फंड्स के थे वो हम लोगों ने अभी देख लिए. नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द पब्लिक प्रोविडेंट फंड. एनीवन, कोई जानता है व्हाट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड? Sir, it's a plan wherein we put installments every year and it gets accumulated. It's mostly people in private companies who don't have retirement plans or pension, they do it for themselves or maybe for their kids. ओके, गुड. जो प्रोविडेंट फंड होता है नॉर्मली, अगर कोई हम लोग किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एम्प्लॉयज़ के लिए एक प्रोविडेंट फंड रेडी किया जाता है. ज़्यादा से इस तरह से एक पेंशन फंड होता है, उसी तरह से ये काम करता है. आफ्टर द रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट एक सर्टेन बल्क अमाउंट हमारे पास में रेडी हो, इसलिए ऐसे अगर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जहाँ पर इस तरह के प्रोविडेंट फंड कटिंग्स नहीं किए जाते हैं एम्प्लॉयर्स की तरफ से, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के अंडर पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये लॉन्च किया था,
जिसमें कॉमन पब्लिक अपने अपने खुद के लिए इस एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कर सकता है डिफरेंट बैंक्स में या फिर पोस्ट ऑफिसेस में, जबकि इनकी ओवरऑल जो लिमिट्स है वो लिमिट्स कुछ यहाँ पर दी हुई है कि हम लोग ओपन अकाउंट ओपन करते वक्त कम से कम अमाउंट जो होगी वो 100 रुपीज़ से हम लोग ओपन कर सकते हैं। जब चाहे तब हमारे पास में एक्सेस मनी आए तो हम लोग उसमें उसके पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं एज अ सेविंग बैंक, बट उसे विड्रॉ नहीं कर सकते इमीडिएटली। जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो उनकी जो रेंज है तो वो रेंज हम लोग एक साल के लिए लगभग 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की डिपॉजिट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट जो होता है वो पीपीएफ अकाउंट के अंडर किए जाने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट के अंडर चैप्टर 6 के अंडर जो 80C सेक्शन है उसमें भी हम लोग उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जो ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख की है। तो हम लोग उसने तक का सभी इन्वेस्टमेंट एक इसमें कर सकते हैं या फिर डिफरेंट स्कीम्स में भी कर सकते हैं, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर पीपीएफ है, तो पीपीएफ में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ये पीपीएफ अकाउंट के लिए लॉक इन पीरियड जो होता है वो लगभग 15 साल का या 7.5 साल का। तो हम लोग जितने भी अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करते जाएंगे उसके बाद हम लोग 7 साल बाद उसकी 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, जबकि जितना टेन्योर हम लोग ज़्यादा रखेंगे उतना रिटर्न हम लोगों को ज़्यादा मिल सकता है। जो रिटर्न्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे रिटर्न्स मिलते हैं। इंटरेस्ट रेट जैसे हम लोगों की फिक्स डिपॉजिट होती है उसी तरह पेंशन फंड होते हैं, उसी तरह हमारी पीएफ फंड्स होते हैं। तो यही हमारे पीएफ फंड्स में रेगुलरली हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं या डिपॉजिट करते हैं उस पर हम लोगों को मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट रेट मिलता जाता है, और वही हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करना हो तो अकाउंट पे, या फिर हमें एक पर्टिकुलर डेट पे उसे विड्रॉ करना होगा तो हमें विड्रॉवल का ऑप्शन भी मिलता है। नेक्स्ट, नेशनल पेंशन स्कीम्स। डिफरेंट जो पेंशन स्कीम्स हैं या पेंशन प्लान्स हैं वो सभी हमारे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के अंडर आते हैं। ये भी 80C के अंडर हम लोग डिडक्शन इसका क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह से प्रोविडेंट फंड होता है उसी तरीका का नॉर्मल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। इन तरह की स्कीम्स जो होती हैं उन स्कीम्स में बाकी सारी जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं उन इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स की फंड्स की तरह हम लोग यहाँ पर हमारे सेविंग्स डिपॉजिट कर सकते हैं। कौन सी एज तक? जब तक हम लोग हमारी उम्र की 60 एज क्रॉस नहीं कर लेते तब तक। पेंशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग को रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो होंगे वो मिलने चाहिए, इसलिए तो रिटायरमेंट की बेनिफिट मिलने तक हम लोगों को, अगर आपकी एज अभी 21 है तो 21 से लेकर 60 एज तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हम लोग डिपॉजिट करते चले जाएंगे, और बाद में हम लोग उसमें से आफ्टर द एज ऑफ 60 हम लोग रेगुलर पेंशन वेदर इट इज मंथली और ईयरली रिसीव करते चले जाएंगे। ओवरऑल जो अक्यूमुलेशन होगा वो अक्यूमुलेशन हमें मिले हुए रिटर्न्स को हम लोग वापस उसी पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, और उसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू जो है वो एट द एज ऑफ 60 जब हमारी टेन्योर खत्म होगी उसके बाद फाइनल वैल्यू, और वही हम लोगों को रिटर्न मिलेगी एज अ पेंशन फॉर्म में। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, दो छोटे पॉइंट है हम लोग फटाक से कवर कर लेंगे और आज का लेक्चर खत्म करेंगे। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इंश्योरेंस प्लान्स तो सब लोगों को पता है कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस हम लोग क्यों लेते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स भी हमें पता है। लेकिन अगर हमें ऐसे कुछ इंश्योरेंस प्लान्स मिले कि जो इक्विटी या स्टॉक मार्केट्स में या बॉन्ड मार्केट्स में अगर उनके हमारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी फंड्स की जो नेटवर्थ है, जो ग्रोथ है, वो अच्छी खासी हमें मिल सकती है। तो जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इस तरह की यूलिप्स पॉलिसीज प्रोवाइड करती है, जो टैक्स बेनिफिट तो देती है, साथ ही साथ में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हमारे इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए देती है। जो इन्वेस्टमेंट प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग पे करते हैं, वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो इन्वेस्ट होता है अलग अलग पोर्शंस में। अलग अलग पोर्शंस मतलब कौन से? एक रेगुलर फिक्स प्लान्स में और दूसरा इक्विटी लिंक्ड या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स में, जिनमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं।
राइट। ओवरऑल लाइफ कवर भी हम लोगों को मिलता है, और अगर लाइफ कवर कुछ हम लोगों को पूरे टेन्योर में कुछ नहीं हुआ तो हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ हुआ फंड की वैल्यू भी हमें मिल सकती है, जो हमारी नेटवर्थ हमारे उस पर्टिकुलर प्लान की होगी। जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट्स मतलब अगर 15 साल का टेन्योर होगा और 15 साल के टेन्योर में हम लोगों ने कुछ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे किए हैं और उसे हम लोगों ने यूलिप प्लान्स में इन्वेस्ट किए हैं या यूलिप प्लान्स के इंश्योरेंस हम लोगों ने खरीदे हैं, तो 15 साल बाद जो अमाउंट सम एश्योर्ड हम लोगों को मिलेगी वो ओवरऑल जो हमारी फंड वैल्यू होगी वो फंड वैल्यू उस पे हम लोगों को कहीं पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो होंगे वो नहीं लगेंगे, वो भी हमारे टैक्स फ्री होंगे, राइट। नेक्स्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो होती है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो इनके अंडर आने वाले जो पोस्ट ऑफिस के डिफरेंट सेविंग स्कीम्स आती हैं तो वो सारी यहाँ पर आती हैं, जिसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर अलग अलग ऑप्शंस आते हैं जिसमें अलग अलग तरीके की लेवल्स, अलग अलग तरीके की अमाउंट्स डिपॉजिट्स और अलग अलग टेन्योर के बेसिस पे यहाँ पर डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इनके लिए भी हम लोग एटीसी के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट हमारी 1.5 लाख रुपीज़ है। कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, तो हम लोग 1 लाख के तक का कैश डिपॉजिट यहाँ पर कर सकते हैं। ओवर 1 लाख अगर नीड होगी या फिर डिपॉजिट करना होगा तो डिमांड ड्राफ्ट या चेक के थ्रू हम लोग इन तरह की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, वन मोर जो लास्ट पॉइंट था, इट इज रिलेटेड टू गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल्स, जिनके लिए हम लोगों ने कंपैरिजन देखा था कि हम लोग गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जिसे हम लोग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज या टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, देन फिक्स्ड इनकम बेरिंग, फ्लक्चुएटिंग इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज, ये सभी इसमें आते हैं। एवरीवन, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में डिस्कस किए हुए लगभग 10 to 11 पॉइंट्स सबको क्लियर